हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ग्रामर में हम लोग सिंथेसिस पढ़ रहे हैं और सिंथेसिस के अंदर पहला चैप्टर है आपका सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस में जब हम वाक्य को क्रिएट करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो इसमें कई सारे विधियों का प्रयोग होता है। और उसमें पहली विधि आती है आपकी यूज ऑफ पार्टिसिपल। और कल मैंने बताया कि पार्टिसिपल इज ऑफ 3 टाइप्स, ये 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। हम लोग पहला पढ़ रहे हैं यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल, कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कब हम करते हैं। मैंने बताया कि जब सब्जेक्ट एक होंगे, दोनों वाक्यों की क्रियाएं अलग अलग होंगी और एक कार्य समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरा होगा, तब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। किस तरीके से प्रयोग होगा वो भी मैंने बताया कि जो कार्य पहले होगा उस क्रिया को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे और वाक्य के शेष भाग को आगे जोड़ करके कामा लगा देंगे। फिर दूसरा जो वाक्य है, बाद में होने वाला जो कार्य है, उसको आगे जोड़कर हम लिख देंगे। इसमें हमने 2 तरीके से प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग बताया था। और कल मैंने बताया कि जब पहले वाक्य में, एक वाक्य में बी के अंतर्गत जो 5 क्रियाएं आती हैं, कल मैंने बताया था इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग एज ए मेन वर्ब के रूप में होगा, तो इनका जो पार्टिसिपल होता है वह बीइंग होता है। कल एग्जाम्पल मैंने दिया था, 1-2 एग्जाम्पल हुआ था। आज उसी में आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है शी वाज हंग्री, शी टूक फूड। शी वाज हंग्री, वह भूखी थी। शी टूक फूड, वह भोजन खाई, वो खाना खाई, है ना। इस तरीके से कंडीशन क्या था दूसरा, कि यदि वाक्य में बी के अंतर्गत जो 5 क्रियाएं आती हैं, इज, एम, आर, वाज और वर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हो। मेन वर्ब मतलब इसके अलावा कोई दूसरी क्रिया न हो। जैसे यहाँ पे वाज का प्रयोग किया है, इसके बाद एडजेक्टिव दिया है, देयर इज नो वर्ब, नो अदर वर्ब, है ना, कोई दूसरी क्रिया नहीं है। तो क्या करेंगे, जो बी के अंदर जो क्रिया दी गई है इसको पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे। तो इसका पार्टिसिपल होता है बीइंग, तो हो जाएगा यहाँ पे बीइंग, ठीक, बीइंग। अब इसके बाद जो शेष भाग उसको लिख देंगे, बीइंग हंग्री, कामा, दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट एक है, तो हो जाएगा यहाँ पे सी टूक फूड। बीइंग हंग्री, सी टूक फूड, भूखा होने पर वो खाना खाई, ठीक, इस तरीके से। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जांपल। आई वाज एग्जॉस्टेड, ठीक है, आई वाज एग्जॉस्टेड, EXHAUSTED, एग्जॉस्ट मतलब थकना होता है, हाँ, तो आई वाज एग्जॉस्टेड। फिर दूसरा है आई टूक रेस्ट, मैं थका था, मैंने आराम किया। अब हम देख रहे हैं कि अब कोई ये सवाल कर सकता है कि यहाँ पे एग्जॉस्टेड क्या है, ये आपका है एडजेक्टिव, क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक। तो अब इसका मतलब यहाँ पे ये एडजेक्टिव हो गया, तो मेन वर्ब आपका ये हो गया। वाज कोई भी हम कर सकते हैं, जनरली हम लोग देख रहे हैं कि वाज का ही प्रयोग है, यहाँ पे हम एम का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, सब वाक्य की सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली, या तो हम इज का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल हम उसको पास्ट में ही चेंज कर सकते हैं, तो कोई भी रखा जा सकता है। तो क्या होगा, आई वॉज एग्जॉस्टेड, मैं थका था, आई टूक रेस्ट, मैंने आराम किया। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, हम जब भी कंडीशन क्या है, व्हाट इज देयर कंडीशन, हम देखेंगे कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में भी हम बीइंग का प्रयोग करते हैं। नॉमिनेटिव शब्द एक चैप्टर आता है, इसी में है आपका, और उसमें भी बी के अंदर क्रिया आती है, इज, एम, आर, वाज और वर, ये भी आता है आपका, ठीक है। लेकिन तो वहां पे भी जब उसको हम पार्टिसिपल में चेंज करते हैं तो बीइंग होगा। अब कैसे जानेंगे कि वो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूप में प्रयोग हो रहा है कि यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग हो रहा है, कोई भी सवाल कर सकता है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपका कि जब हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूप में प्रयोग करते हैं, बी के अंतर्गत जो क्रियाएं आती हैं बीइंग का प्रयोग करते हैं, तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का अर्थ होता है
नॉमिनेटिव मीन्स होता है सब्जेक्ट, जैसे केस 10 होता है ना, केस इज ऑफ 3 टाइप्स, नॉमिनेटिव, पजेसिव और ऑब्जेक्टिव, कर्ता कारक, कर्म कारक और संबंध कारक, इस तरीके से कहा जाता है। तो उसी तरीके से नॉमिनेटिव मीन्स होता है सब्जेक्ट और एब्सोल्यूट का मतलब होता है फ्री, स्वतंत्र। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कब होता है? जब दिए गए वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग हों। क्या हो? अलग अलग होते हैं। यहाँ पे क्या होगा? एक होगा। डिफरेंस समझना है आपको कि हम देखेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में सब्जेक्ट एक होता है, लेकिन नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में क्या होता है? सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, पहला कंडीशन। फिर दूसरा क्या होता है? दूसरा यह कंडीशन है कि जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का जब हम प्रयोग करते हैं तो देखते हैं कि दोनों वाक्यों में रीजन और रिजल्ट का संबंध होता है, कारण और परिणाम का संबंध होता है। एक वाक्य रीजन प्रकट करेगा, दूसरा उसका रिजल्ट प्रकट करेगा। जैसे कोहरे का छाना, ठीक है, बारिश का होना, कोहरे का गायब होना, प्रकाश का निकलना, ठीक, इस तरीके से। तो ऐसी स्थिति में हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं। उसमें जब हम बीइंग का प्रयोग करेंगे या अन्य चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, इसमें हम सब्जेक्ट नहीं रखते हैं। इसमें हम बीइंग का प्रयोग करेंगे या तो पार्टिसिपल में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, इस तरीके से होता है। एक कंडीशन है, ठीक, डिटेल में पढ़ाएंगे इसको हम। तो आई वॉज एग्जॉस्टेड, आई टूक रेस्ट, तो क्या हो जाएगा? बीइंग एग्जॉस्टेड, कामा कर देंगे, आई टूक रेस्ट, ठीक, इस तरीके से। बीइंग एग्जॉस्टेड, आई टूक रेस्ट। ये दो नियम हो गया इसमें। एक इसमें तीसरा नियम आता है। तीसरा नियम क्या है इसमें? तीसरा नियम है कि जैसे हम देखते हैं कि कभी कभी वाक्य में पार्टिसिपल दिया रहता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल दिया रहता है, तो कैसे उसको हम रखेंगे? कंडीशन अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंगली। जैसे यदि पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट हो और दूसरे वाक्य में आई हुई क्रिया प्रेजेंट पर आईएनजी फॉर्म में कर सकते हैं, है ना? क्रिया आईएनजी फॉर्म में हो तो कैसे बनाएंगे? तो पहले वाक्य को लिखने के बाद कॉमा लगा देते हैं। क्या लगा देंगे? कॉमा, कॉमा लगा देते हैं। इसके बाद दूसरे वाक्य में आईएनजी फॉर्म से, आईएनजी, ठीक है, आईएनजी फॉर्म से शुरू होने वाले शेष भाग को आगे जोड़कर लिख देते हैं। यही कंडीशन है आपका तीसरा कंडीशन। मान लेते हैं कि यदि पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या हो, दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट हो, ठीक, और दूसरे वाक्य में आई हुई क्रिया किस फॉर्म में हो? आईएनजी फॉर्म में हो, मतलब उस क्रिया में क्या लगा हो? आईएनजी लगा हो। तो कैसे बनाएंगे? जो पहला वाक्य होगा उसको हम उसी प्रकार लिख देते हैं। पहले वाक्य को लिखने के बाद जो पहला वाक्य होगा जिसमें ऑब्जेक्ट होगा उसको पूरा उसी तरीके से उतार देंगे,
फिर क्या लगा देंगे, फिर कॉमा लगा देते हैं, लिखने के बाद कॉमा लगा देते हैं। फिर क्या करेंगे, दूसरी बात में जहां से आईएनजी फॉर्म से शुरू होने वाला शेष भाग होगा, जिस क्रिया में आईएनजी लगा होगा, वहां से लेकर के अंत तक उसको आगे जुड़कर लिख देते हैं। ठीक है, जैसे सी शाबुमन, सी was carrying a basket on her head। ठीक है, बहुत आसान एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल से समझ में आएगा। सी सा अबूमन, उसने एक औरत को देखा, सी वाज कैरिंग अ बास्केट ऑन हर हेड, वह अपने सिर पर एक टोकरी ली हुई थी। कैरी मतलब लेना, ढोना, एक ही सेंस है। हाँ, तो सटीक इसका अर्थ निकालेंगे, सी वाज कैरिंग, वह ली हुई थी क्या, अ बास्केट, एक टोकरी, ऑन हर हेड। कंडीशन क्या था, कंडीशन था कि यदि पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट हो। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब के बाद आता है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और इसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में किया गया है। तो वुमेन के लिए किसका प्रयोग किया गया है, सी का प्रयोग किया गया है। बताया था पहले ही दिन मैंने कि जब किसी भी नाउन के बारे में एक से अधिक बार बात करते हैं, एक से अधिक बार उसको हम क्वालिफाई करेंगे, तो उसके लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और इसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, कि दूसरा कंडीशन है कि दूसरे वाक्य में जो क्रिया है वो आईएनजी फॉर्म में हो। आईएनजी फॉर्म में क्या है यहाँ पे, कैरिंग, है ना, सी वाज कैरिंग अ बास्केट। तो कैसे बनाएंगे, जब इसको हम कंबाइन करेंगे सिंपल सेंटेंस में, तो हो जाएगा आपका पहले वाक्य को उसी प्रकार लिख देंगे, मैंने बताया सी सा वुमन, कॉमा लगा देंगे। आपने लिखा है कि पहले वाक्य को लिखने के बाद कॉमा लगा देंगे, और दूसरे फॉर्म में जहां से आईएनजी फॉर्म शुरू हुई है उसके शेष भाग को आगे जोड़कर लिख देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कैरिंग बास्केट ऑन हर हेड। मतलब अब इसका मीनिंग क्या हो गया, आपका अलग अलग सेंस था यहाँ पे कि सी सा अ वुमन, उसने एक औरत को देखा, सी वाज कैरिंग अ बास्केट, और टोकरी ली हुई थी। तो हम कह सकते हैं सी सा अ वुमन कैरिंग अ बास्केट ऑन हर हेड, उसने एक औरत को, एक स्त्री को, एक महिला को अपने सिर पर टोकरी लिए हुए देखा। ठीक, इस तरीके से। दूसरा, आई saw an old man, he was taking a stick in his hand। ठीक है ना, इस तरीके से। I saw an old man, मैंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, he was taking a stick in his hand, वो अपने हाथ में क्या लिया हुआ था, छड़ी लिया हुआ था। तो हम कह सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि ओल्ड मैन आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कब आता है। डिटेल्स पहले भी दे दिया था मैंने, पढ़ाया है मैंने, आगे भी हम बात करेंगे यहाँ पे पैसिव वॉइस में। जब हम ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है इट इज ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार का होता है। एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वह किसी व्यक्ति की बात करता है जो कि पहले आता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी वस्तु की बात करता है जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आता है। पैसिव वॉइस हम दोनों को लेकर कन्वर्ट कर सकते हैं, और दोनों का चूंकि मेथड अलग अलग है। ठीक, हाँ, तो अब इस तरीके से हो गया कि आई सॉ एन ओल्ड मैन, ओल्ड मैन आपका ऑब्जेक्ट है, इस ओल्ड मैन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया गया है, इसके लिए हम ही का प्रयोग किए हैं। तो कह सकते हैं मैंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, ही वाज टेकिंग अ स्टिक इन हिज हैंड, अपने हाथ में छड़ी लिया हुआ था। तो हम कह सकते हैं मैंने एक बूढ़े व्यक्ति को अपने हाथ में छड़ी लिए हुए देखा। तो क्या हो जाएगा, आई सॉ एन ओल्ड मैन, आई सॉ एन ओल्ड मैन, कॉमा लगा देंगे, यहाँ से शुरू हुआ है, आगे जोड़कर लिख देंगे टेकिंग स्टिक इन हिज हैंड।
इस तरीके से। एक साथ भाई, सॉरी हाँ, तो आई सा एन ओल्ड मैन टेकिंग अ स्टिक इन हिज हैंड, मैंने एक बूढ़े व्यक्ति को अपने हाथ में छड़ी लिए हुए देखा। इस तरीके से जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जांपल इसमें लेते हैं। They saw some students. They saw some students. पहला हो गया। They were going to school. इस तरीके से। They saw some students. उन्होंने कुछ छात्रों को देखा। They were going to school. वे कहाँ जा रहे थे? विद्यालय जा रहे थे। तो हम कर सकते हैं उसने कुछ छात्रों को विद्यालय जाते हुए देखा। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पहले मैंने बताया था कि जब हम पार्टिसिपल का हिंदी मीनिंग निकालते हैं तो कॉमनली हम देखते हैं, जनरली हम देखते हैं उसका जो मीनिंग आता है, उसका जो अर्थ आता है, कर या ता तिथि के साथ हुआ हो से कोई एक। हाँ, तो जाते हुए। तो अब क्या करेंगे, ये पहले वाक्य में ऑब्जेक्ट है द स्टूडेंट्स, सम स्टूडेंट्स, और यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए किसका प्रयोग किया गया है? दे का प्रयोग किया गया है सब्जेक्ट के रूप में। और दूसरी वाक्य में क्रिया क्या है? गोइंग है, जो कि आईएनजी फॉर्म है। तो पहले वाक्य को इसी प्रकार लिखेंगे, दे saw some students, कामा कर देंगे, गोइंग टू स्कूल। ठीक, इस तरीके से जाएगा। दे saw some students going to school, उसने कुछ छात्रों को विद्यालय जाते हुए देखा। ओके स्टूडेंट्स, इट इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। कल हम लोग अगला इसमें टॉपिक पढ़ेंगे, यूज ऑफ इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है, कैसे हम प्रयोग करते हैं, कितने प्रकार का होता है, जनरली देखेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। और फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत है तो यू कैन आस्क। ओके, थैंक यू।